नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जिस विषय पर मैं बात करने के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं, मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं एडवोकेट अखिलेंद्र, प्रैक्टिसिंग लॉयर, इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। मैंने अपने 10 साल के अनुभव से जो चीज़ें सीखी हैं वो जनता तक पहुँचे, वो नए अधिवक्ताओं तक पहुँचे, इसके लिए मैं हमेशा एक तरीके से कटिबद्ध रहा हूँ और रहता भी हूँ। साथियों, एक महत्वपूर्ण विषय है। हम किसी व्यक्ति को पैसा उधार दे देते हैं और पैसा हमारा वापस हमें नहीं मिल पाता है, जिससे हम काफ़ी परेशानी झेलते हैं, परेशान हो जाते हैं। साथियों, इस समस्या से निजात पाने के लिए हम कई बार गलत तरीके के कदम उठा लेते हैं और उस गलत कदम से हमें काफ़ी नुकसान पहुंचता है। कई बार हम क्रिमिनल इंटीमेशंस कर लेते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो सही नहीं है। कानून में कानूनी तरीके से अपने पैसे को वापस प्राप्त करने, दिए गए उधार पैसे को वापस लेने का तरीका बहुत ही शानदार और बहुत ही लिमिटेड पीरियड में होने के लिए व्यवस्था दी गई है। साथियों, इसके लिए हमें रिकवरी शूट फाइल करना होता है। हमको एक रिकवरी शूट फाइल करना होता है न्यायालय में। बिफोर फाइलिंग अ रिकवरी शूट फाइल करने से पहले यह जानकारी हमारे नए अधिवक्ताओं को और जनता को अगर सुनने में मज़ा आ रहा है, मैं थोड़ा सा वीडियो में रोक के इसलिए कह रहा हूँ, अगर ये वीडियो फेसबुक पे हो तो आप इसे क्या कहते हैं, फॉलो करेंगे और कमेंट करके लाइक्स करेंगे। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं इसको, तो आप उसको अप्रिशिएट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट करेंगे और लाइक्स करेंगे और अपना प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक। रिकवरी शूट फाइल करने से पहले हमें लीगल नोटिस देनी होती है। लीगल नोटिस किस लिए? डिमांड ऑफ पेमेंट। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एविडेंशियली वैल्यू जो है इसकी, एक साक्ष्य के आधार पे ये बहुत शानदार व्यवस्था होती है कि हमने उनको अपना डिमांड ऑफ पेमेंट थ्रू एडवोकेट, मैंने एक लीगल नोटिस उनको सर्व की और वो सर्व किया। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस, या तो प्री शूट वो सेटल कर लेते हैं तो मच बेटर होता है। अगर प्री शूट सेटलमेंट नहीं करते हैं तो हम उसके लिए अपनी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से अपने सूट्स को प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए एक महत्वपूर्ण केस लॉ है। मेरे यंग लॉयर्स, मेरे नए अधिवक्ता साथियों, एसएल इंपोर्ट वर्सेज एग्जामिन एडीज 1999 में यह केस ला लेट डाउन हुआ था। इसको आप पढ़ेंगे तो लीगल नोटिस का एक्सपेक्ट क्या है रिकवरी सूट्स में, ये आपको डिटेल में आ जाएगी। आप कहेंगे तो इस केस ला का पर्टिकुलर मैं वीडियो बना के आप लोगों के सामने रख दूंगा। उसके बाद हम रिकवरी शूट्स में एक टाइम बाउंड करते हैं, 15 दिन और 30 दिन के लिए टाइम बाउंड फिक्स करते हैं कि आप इस सर्टेन टाइम में आप हमारा पैसा जो है रिटर्न बैक हमें दे दें। अगर जिसने लिया है उधार, जिसने बोरोइंग किया है और बोरोइंग वापस नहीं कर रहा है, उधार वापस नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम फिर अब सूट प्रिपेयर करते हैं। सूट बिल्कुल सिविल सूट्स की तरह प्रिपेयर होता है। रिकवरी इंस्टीट्यूट ऑफ सूट जो रिकवरी होता है, ऑर्डर 7 रूल 1 सीपीसी में कोर्ट फी इंक्लूड करके हम फाइल करते हैं। जितनी की रिकवरी होती है इस हिसाब से कोर्ट फी फाइल करते हैं और विद द कोर्ट फी हम कोर्ट में सूट प्रिपेयर करके देते हैं। अब उसका सूट का जुरिडिक्शन वगैरह ऑर्डर 4 और रूल 1 में चेक होता है। इसके लिए भी प्रॉपर तरीका है कि आपका ट्रांजेक्शन कहाँ हुआ है, ट्रांजेक्शन प्राइमरी स्टैब्लिश कहाँ हुआ है, आपका रिकवरी सूट किस न्यायालय में स्टैब्लिश होगा। इसके लिए ऑर्डर 4 और रूल 1 सीपीसी में प्रोविजंस दिए गए हैं कि आप यहाँ ही सूट फाइल कर सकते हैं जहाँ का आपका ट्रांजेक्शन है। इन देखिए, सूट फाइल करने के लिए यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज इब्राहिम उद्दीन, नए लॉयर्स के लिए मैं एक बार और रिपीट कर दूं, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज इब्राहिम 2012 का केस है। रिकवरी शूट इंस्टीट्यूट करने के लिए क्या क्या नाम्स और क्या क्या तरीके होते हैं, वो पूरा लॉ लेट डाउन इसमें किया गया है। उसके प्रिंसिपल को डिस्कस किया गया है इसमें। उसी तरीके से कहाँ किस जुरिडिक्शंस में हम सूट को फाइल करेंगे उसको डिसाइड करने के लिए के मोदी वर्सेज KN मोदी का केस है 1998 का। इसमें ऑनरेबल कोर्ट्स ने डिस्कस किया है। सूट फाइल होने के बाद, सूट एडमिट होने के बाद, सब कुछ वेरीफाइड होने के बाद समन इशू होता है और समन सीपीसी में जैसे जिस प्रक्रिया से इशू होती है उसी प्रक्रिया से समन
इसमें भी इशू होगी। ऑर्डर 5 रूल 1 to 9 तक है, और इसमें प्लेंट की कॉपी अलॉन्ग विथ प्लेंट की कॉपी जो है डिफेंडेंट को, जिससे हमको पैसा उधार वापस लेना है, उसको जब हम देते हैं तो उसको जाती है। उसके उसको नोटिस मिलने के बाद वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा अपना। अगर उसको रिप्लाई फाइल करना है, कोई अगर उसको कॉन्सिक्वेंसेस पता होंगे कि सूट्स में हमें पेमेंट देने होंगे हमारे, अगर कोई किसी पे फर्जी रिकवरी शूट कर दिया, तो वो रिटर्न स्टेटमेंट अपनी रिप्लाई फाइल करेगा और रिप्लाई में अपना एस्टेब्लिशमेंट करेगा कि हाँ दिस इज द फेक रिकवरी सूट। अगर रिकवरी जेन्युइन है, अगर वो किसी तरीके का अपना प्ली लेकर डिफेंड करना चाह रहा है, तो अपना क्या कहते हैं रिटर्न स्टेटमेंट में अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा। रिटर्न स्टेटमेंट ऑर्डर 8 रूल 1 सीपीसी में फाइल होती है, जिसके लिए लिमिटेड पीरियड होता है, 30 to 90 डेज होता है। समनिंग ऑर्डर के बाद 30 to 90 डेज उनको मिलता है समन रिसीव होने के बाद, कि वो 30 to 90 डेज में अपना रिप्लाई फाइल कर दे कोर्ट के सामने। इसके लिए एक महत्वपूर्ण केस ला मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, एससीपी लिमिटेड वर्सेस साइला। 2014 में ये केस डील किया गया था, और इस केस में पूरा नाम्स डिस्कस किया गया था कि रिटर्न स्टेटमेंट कब और कितने टाइम में और किन किन परिस्थितियों में फाइल होगा, और क्या क्या नाम्स होंगे उसके फाइल करने के लिए। अगर प्लेंटिफ, अगर वादी चाहे जिसका पैसा फंसा हुआ है, अगर चाहे रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होने के बाद, तो काउंटर रिटर्न स्टेटमेंट का काउंटर फाइल कर सकता है, और वो जो है कोई मैंडेटरी नहीं है और उसके लिए कोई विशेष प्रोविजन नहीं है। ये एक जनरल प्रोसीजर्स में होता है, अपने लोकाचार्य में कह सकते हो, हर एक कोर्ट का एक लोकाचार्य होता है जिसमें आप लोग फाइल करते हैं, तो उस तरीके की व्यवस्था है। अगर चाहें तो, अगर नहीं जरूरत है तो नहीं भी फाइल करना चाहिए। उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होने के बाद दोनों पक्षों को कंपाइलेशन के बाद फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होता है। पूरा सिविल सूट्स जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करते हैं। उस इशू फ्रेम होने के बाद फिर इशू 14 रूल 1 में फ्रेम होने के बाद, इसके लिए भी अगर कहेंगे तो मैं केसला में बता देता हूं। मैंने अपना नोट कंपाइल किया है, देखिए एक पेज में मैंने अपना नोट कंपाइल किया है, और नोट में बना लेता हूं, क्योंकि कुछ भी छूटे ना, और कुछ भी चीज़, चूंकि लॉ है, कानून है, और कानून जानने के लिए थोड़ी तो पेचीदगी होती ही है। कानून अगर इतना ही सरल होता, तो सबके लिए साधारण तरीके से समझ आने लायक होता, तो किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होती। आप रिकवरी शूट एक्सपर्ट के माध्यम से ही फाइल करें तो आपके लिए मच बेटर होगा। देखिए इसके लिए सिद्धगालयम वर्सेज ममता सोनोवाय वर्सेज 2001 का केस है। इसमें रिकवरी सूट में इश्यूज फ्रेम होने के संबंध में ऑनरेबल कोर्ट्स ने लॉ लेट डाउन किया था। अगर डिटेल ब्रीफिंग मेरे पास है, मैंने इस केस को पढ़ा है, अगर चाहिए तो मैं इस पर डिटेल ब्रीफिंग भी करूंगा, लेकिन बहरहाल टॉपिक थोड़ा लंबा है, बड़ा है और महत्वपूर्ण हो, तो वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए मैं चाहता नहीं हूं कि मैं केवल केस ला कोट करते जा रहा हूं और आप नोट करते जाएंगे। देखिए इसके बाद प्लेंटिफ इशू फ्रेम होने के बाद प्लेंटिफ का एविडेंस स्टार्ट होता है, हमें साक्ष्य सबूत देना होता है। अगर हमारा पैसा फंसा हुआ है तो किस माध्यम से हमने उनको पैसा दिया, क्या क्या हमारे सबूत और गवाह रहे हैं, उनको एविडेंस थ्रू एफिडेविट हम सबमिट करते हैं, या फिर ओरल एविडेंस देते हैं, कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। उसका चीफ होता है एग्जामिनेशंस होता है, जो रूल ऑर्डर 18 रूल 4 में और सेक्शन 17 से लेकर 34 और 65B एविडेंस एक्ट के अंतर्गत। 65B मैं इसलिए एविडेंस एक्ट की बात कर रहा हूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी दिया जाता है। नए वाले का मैं सेक्शन आप लोग कहेंगे तो मैं कोट कर देंगे, लेकिन नए वाले सेक्शन में 65B चेंज हो चुका है। BNSS भारतीय नई जो साक्ष्य अधिनियम है उसमें चेंज हो चुका है। 65B का एक सर्टिफिकेट लेना होता है। अगर आपने व्हाट्सएप से कम्युनिकेट किया है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट किए हैं, तो उन सबका 65B का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। उसके लिए आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे और अपने एविडेंस लगाएंगे, कोर्ट उस पर ऑर्डर करती है, और एक लेबोरेटरी होती है उस चीज़ का रिपोर्ट बनाती है। एक्सपर्ट एक रिपोर्ट बनाता है कि दिस ट्रांजेक्शन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सम टाइप ऑफ ऐप एंड अनदर थिंग्स, और उस पर अपना एक रिपोर्ट बनाता है, और उसको वेरीफाइड करके वो सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए जाते हैं। कभी कभी हम अपना पैसा देते हैं तो उसका वीडियो बना लेते हैं, और वो वीडियो जेन्युइन है कि नहीं इसको भी वेरीफाइड करने के लिए, उस वीडियो को वेरीफाइड करने के लिए हमें 65B की सर्टिफिकेट लेनी पड़ती है। तो वो ड्यूरिंग प्रोसीजर्स ही हम ऑब्टेन कर सकते हैं। कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे कि दिस इज माई एविडेंस, दिस इज माई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, एंड माई लॉर्ड आई हैव टू वेरीफाई दैट एविडेंस by the 65B. Then court has been ordered, then court have been ordered to would be order passed in favor you
then your document would be verified by the laboratory also given the certificate 65B certificate। मतलब इसको लेबोरेटरी में जाएगी और उस वीडियो का, उस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का, उस इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का 65B का वैल्यूएशन, किसी भी मुकदमे में, चाहे वो सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, अगर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट सबमिट किया जा रहा है तो उसके लिए 65 मैंडेटरी है, 65B मैंडेटरी है। उसको रूट के उसकी उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए, उस एविडेंस की क्रेडिबिलिटी के लिए 65 जरूरी है, तो 65B का सर्टिफिकेट लिया जाता है। इस पर मेरा एक केस लॉ है, अनवर पीवी वर्से बसेरा 2014 में लॉ डन किया गया था एविडेंस के संबंध में। अब देखिए डिफेंडेंट, रिबटल बाय द डिफेंडेंट भी अपना साक्ष्य सबूत देगा कि हमने पैसे लिए हैं और कितने दिए हैं या नहीं लिए हैं या क्या किया है, वो अपना पक्ष न्यायालय में साक्ष्य सबूत, तो अगर उसके पास भी कोई साक्ष्य सबूत होगा तो वो रखेगा। उसके लिए भी ऑर्डर 18 में ही व्यवस्था की गई है और सीपीसी के 101 और 103 में, सेक्शन 101 और 103 में व्यवस्था की गई है। फाइनल एक आर्गुमेंट होता है जिसमें समराइज्ड किया जाता है, पूरे एविडेंस को समराइज्ड करके ऑर्डर 18 रूल 2 में समराइज्ड करके सीपीसी का एक जजमेंट बनाने के लिए एक आर्गुमेंट अपना ब्रीफिंग कोर्ट के सामने दोनों पक्ष रखते हैं कि दिस इज माय एविडेंस एंड दिस इज माय एविडेंस। और उसके बाद जज जो है उसका एवेल्युएशन करता है, मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन करने के बाद जो होता है जज एक डिसीजन पे आता है, फाइनल डिक्री पे आता है, फाइनल जजमेंट पे आता है। फाइनल डिक्री जो होती है, फाइनल डिस्कशन ऑन क्लेम, जजमेंट जो होता है वो रूल 20 सीपीसी का ऑर्डर 20 और रूल 1 में फाइनल जजमेंट देता है। गोपाल खटकर वर्सेस लतीफ 1968 का केस ला है, इस पे बहुत बढ़िया केस ला है, इसको पढ़ना चाहिए। और फिर उसके बाद से जो है हम अगर जब जजमेंट ऑब्टेन कर लेते हैं, डिग्री बना लेते हैं, डिग्री पा लेते हैं अपने डिफेंडेंट के अगेंस्ट या फिर प्लेंटिफ के अगेंस्ट, तो उसका एग्जीक्यूशन जो होता है उसको हम ऑब्टेन करने के लिए सेक्शन 36 से 74 तक है और ऑर्डर 21 का कंप्लाइंस एग्जीक्यूशन का पूरा प्रक्रिया हम फाइल करते हैं। पीएन वर्सेस सुंदरन वर्सेस प्रसाद 1992 में रहा है, पीएनबी वर्सेस सुरेंद्र प्रसाद वर्सेस 1992 में ये केस लाल अड्डेन किया गया था एग्जीक्यूशन के संबंध में। और ये रिकवरी के लिए होता है कि अब रिकवर हो जाए आपका पैसा, उनकी चल अचल संपत्ति से हो या फिर उनके पास पैसा हो तो जमा करें, नहीं हो तो उनके पास जो चल अचल संपत्ति है, चल अचल संपत्ति में दोनों आती है, जमीन जायदाद गाड़ी छकड़ा जो भी है वो सब आता है। और इसका लिमिटेशंस दो, टाइम टू फाइल दिस सूट, इस सूट कितने दिनों में लाया जा सकता है। आर्टिकल 21 की लिमिटेशंस पे कोई अगर एग्जाम कर देती है तो, लेकिन मैक्सिमम पीरियड जो है 3 साल होता है। एफसीआई वर्सेस असम कॉप 2014 का मामला है और इस मामले में लिमिटेशंस पर डिस्कस किया गया है कि यह रिकवरी सूट कितने दिन में लाया जा सकता है। साथियों, ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए आप हमारे इस फेसबुक प्लेटफॉर्म्स पे आप अगर देख रहे हैं तो फेसबुक प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करेंगे, लाइक्स करेंगे, कमेंट्स करेंगे। अगर आप ये यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो लाइक्स करेंगे, कमेंट्स करेंगे। अगर वीडियो में कोई कंटेंट अच्छा लगे तो उसकी अप्रिशिएशन करेंगे और विशेष जानकारी हो तो विशेष जानकारी चाहिए तो उन टॉपिक्स पे भी मैं अपना वीडियो इन प्लेटफॉर्म्स पे, अपने इन हैंडल्स पे क्या कहते हैं, यूट्यूब से, फेसबुक पे अपलोड करने का प्रयास करूंगा अपने नॉलेज कंपाइलेशन से। हाँ, जो मैंने केसला कोट किए हैं उनकी अगर डिटेल ब्रीफिंग चाहिए तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा। अगर टॉपिक वाइज कोई विशेष जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी मैं आप सबके समक्ष रखूंगा। लॉ का एस्पिरेंट हूँ मैं, लॉ का विद्यार्थी हूँ और हर वो वकील जो जीवन में प्रैक्टिस करता है लॉ का विद्यार्थी होता है। कोई भी अनंत ज्ञान जो है अनंत सागर है और इसका अगर कोई क्लेम करे कि आई एम द एक्सपर्ट, मीन्स दैट ही इज नॉट एक्सपर्ट। Nobody claim to he is expert in some type of knowledge.